डिस्कस कर रहे हैं ट्राई दिस का, पेज नंबर 336। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है स्टेट द निगेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अभी हम लोग बना रहे थे कॉन्ट्राडिक्शन का एक मेथड जिसमें हमने प्रूव किया कि √2 एक इरेशनल नंबर है बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का ही एक एडजेक्टिव नाम है निगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेशन? नेगेटिव स्टेटमेंट देना, कोई भी सकारात्मक शब्द को नकारात्मक शब्द में कन्वर्ट कर देना इज नोन एज निगेशन। समझ आ रहा है? जैसे मैं जा रहा हूं, सकारात्मक शब्द है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसको निगेट कर दीजिए, मैं नहीं जा रहा हूं, नॉट शब्द का यूज करिए, मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने इस शब्द को क्या किया? निगेट कर दिया, निगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है? तो किसी भी स्टेटमेंट में नॉट का यूज कर देना, नॉट ये उसको क्या बना देगा? निगेट। समझ आ रहा है? निगेट, उसी को हम बोलेंगे निगेशन। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग मैंने क्या बताया था? किसी स्टेटमेंट के खिलाफ उसका दूसरा पहलू जो नहीं होता वो हम मान के चलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसी को निगेशन बोलते हैं ना। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। स्टेट द निगेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है हमारा, ध्यान से देखिए, और इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे इसको थोड़ा सा आप पहचानिएगा ना। स्टेटमेंट का नाम है सी और स्टेटमेंट है ए टेंजेंट intersect a circle at one point, intersect a circle at one point। ठीक है, समझ आया? A tangent intersect a circle at one point। समझिए थोड़ा सा ना। देखिए दिस इज ए ट्रुथ, ये एक सच्चाई है, दिख रहा है? एक टेंजेंट एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। एक ही कॉमन पॉइंट होता है जो सरकमफ्रेंस पर भी आता है और लाइन पर भी आता है, टेंजेंट पर भी आता है। ये ट्रू है कि नहीं? हमने पूरा चैप्टर डील किया है सर्कल एंड टेंजेंट का, ये आप जानते हैं, ये सच है। लेकिन इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है? निगेट। ठीक है ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? राइट निगेशन, ये इसको निगेट करना है। निगेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे स्टेटमेंट में? तो आंसर है हम लोग यूज करेंगे नॉट। ये नॉट वर्ड का हम लोग इसमें यूज करेंगे। समझ आया? ठीक है, और इसके लिए सिंबल देखिए, निगेट करना, निगेट करने के लिए सिंबल अपन क्या यूज करते हैं? सिंबल, ये दिस इज द सिंबल फॉर निगेशन। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? निगेशन के लिए। निगेशन यानी नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टेटमेंट के पहले लगाया जाता है। समझ आया? एक स्टेटमेंट के नाम में कोई सिंबल नहीं लगा है, दैट मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट माना जाएगा? और किसी स्टेटमेंट के नाम के पहले अगर ये सिंबल लगा हुआ है दैट इज निगेटिव स्टेटमेंट, निगेशन शब्द। समझ आया ये? ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं टिल्ड। टिल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल? टिल्ड। ये एक इतना पॉपुलर सिंबल है कि इसको हम एक चैप्टर में पूरे यूज करके आ रहे हैं। याद है आपको कौन सा चैप्टर? सिमिलैरिटी। दिस सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू। तो ये और किसके रूप में यूज किया जाता है? ये कब लगता है? जब दो पॉलीगॉन को हमको सिमिलर बनाना होता है, तो दोनों पॉलीगॉन के नाम के सामने ये सिंबल यूज करते हैं। लेकिन जब किसी स्टेटमेंट को निगेटिव बनाना होता है तो स्टेटमेंट के नाम के पहले ही ये सिंबल यूज किया जाता है। देखिए हम कहाँ यूज करेंगे ना, तो पहली चीज ये सिंबल यूज की जाएगी, या ठीक है, फर्स्ट चीज ये सिंबल यूज किया जाएगा। कहाँ? स्टेटमेंट के नाम के पहले। स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट का जो नाम होगा उसके पहले। जैसे दिस इज स्टेटमेंट ए टेंजेंट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट वन पॉइंट। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नाम क्या है? सी। तो इस स्टेटमेंट के नाम के पहले ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे निगेट करने के लिए। तो जिस स्टेटमेंट के नाम के पहले ये सिंबल लगेगा हम समझ जाएंगे ये निगेटिव स्टेटमेंट है। समझ आया? और इसको कहते क्या है निगेशन के लिए? टिल्ड। द नेम ऑफ दिस सिंबल इज टिल्ड व्हेन वी यूज इट फॉर निगेशन। ठीक है, लेकिन जब इसको सिमिलैरिटी के लिए यूज करते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं? इज सिमिलर टू। समझ आया? दूसरा, स्टेटमेंट में हमको क्या लगाना रहेगा? नॉट।
ठीक है, अब देखिए कैसे यूज करते हैं इसका निगेशन, इस सेंटेंस का निगेशन बनाने के लिए सी के पहले ये सिंबल लगाएंगे और उसके बाद ए टेंजेंट डज नॉट इंटरसेक्ट और सिंपली नॉट इंटरसेक्ट, नॉट यूज करिए, डज नॉट यूज करिए, एक ही चीज है, नॉट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट वन पॉइंट। ये स्टेटमेंट बन गया हमारा, ये समझ आ रहा है। तो इसमें काम की चीज क्या, ये टिल्ड कहां यूज होगा, स्टेटमेंट के नाम के पहले, और निगेटिव बनाने के लिए दूसरी चीज क्या यूज कर रहे हैं हम, नॉट, हर स्टेटमेंट में। समझ आ रहा है, इस तरह से इसको चेंज किया जाएगा। ये सेंटेंस क्या कहलाता है, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। समझ आया। अगला स्टेटमेंट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसी में डी स्टेटमेंट का नाम है एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, स्टेटमेंट का नाम डी, arithmetic mean is greater than geometric mean। ठीक है, निगेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी के पहले ये सिंबल लगाएंगे और उसके बाद इस स्टेटमेंट में, जैसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना, arithmetic mean is not greater ज्योमेट्रिक मीन। समझ गए। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो ये सिंबल टिल्ट का और दूसरा नॉट लगाना है, निगेट हो जाएगा सेंटेंस। तीसरा स्टेटमेंट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए निगेटिव नंबर। देखिए दिस इज स्टेटमेंट नंबर ए आर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए निगेटिव नंबर। इसको निगेट करिए, तो निगेट करने के लिए आर के पहले हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, ये टिल्ड। ये कहाँ यूज करना है, समझ गए। उसके बाद इसको निगेट करने के लिए इज नॉट ए निगेटिव नंबर। समझ आया, ये यहां, ये यहां। ठीक है, तो इसको आप पहचाने रहिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में फिर से आपको निगेट करने के लिए सेंटेंस मिलेंगे। समझ आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगली चीज देखिए, देखिए स्टेटमेंट नंबर 5, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या ये सच है, बोलिए, क्या ये सच है? क्या सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं? नहीं। तो अब यहां से ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो पहले से ही फॉल्स स्टेटमेंट हैं, गलत है, और इसको हमको गलत ही साबित करना है कि ये गलत है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, आप कोई लॉजिक दे के इसको प्रूव नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? कोई इंप्लाई नहीं लगा सकते, कोई लॉजिक नहीं दे सकते, कोई डिडक्शन नहीं कर सकते, कोई मेथड नहीं प्रूव करने का, क्योंकि अपने आप में कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। हमको इसको फॉल्स ही प्रूव करना है। तो जब ऐसे सेंटेंस आए जो पहले से फॉल्स हों और हमको उसको फॉल्स ही प्रूव करना रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दे दें जो इसके खिलाफ हो, कोई भी एक एग्जाम्पल। देखिए मैथमेटिक्स में वही स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं जो हर हाल में, हर सिचुएशन में वैलिड हो, कभी भी उनका क्राइटेरिया चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आया? यानी एक बार अगर हमने स्टेटमेंट लिख दी तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। सिर्फ वही स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेबल होते हैं। किसी भी हालत में अगर वो बिगड़े, कहीं भी गड़बड़ाए, तो वो स्टेटमेंट मैथ्स में नहीं चलते, फॉल्स स्टेटमेंट कहलाते हैं। समझ आया? इसी तरह से ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं कहीं से भी एक एग्जाम्पल में दे दूं उसके खिलाफ, तो ये वैसे ही फॉल्स साबित हो जाएगा। समझ आ रहा है? हर सिचुएशन में जब एक स्टेटमेंट खरा उतरता है, वैलिड रहता है, तभी वो मैथ्स में स्टेटमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। समझ आया? हाँ, सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होते। हमारे पास एक एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्या? 2 एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, प्राइम नंबर भी है और इवन है। तो क्या सभी नंबर ऑड होते हैं प्राइम के? नहीं होते। 2 मेरे पास एक एग्जाम्पल हुआ कि नहीं जो इसके खिलाफ है। तो जब हम एक स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करने के लिए
क्या साबित करने के लिए? फॉल्स साबित करने के लिए यूज करेंगे। फॉल्स साबित करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिसप्रूविंग। क्या? डिसप्रूविंग। ये तो किसी स्टेटमेंट को डिसप्रूव अगर करना है तो हम जो एग्जाम्पल ढूंढ के लाएंगे उस एग्जाम्पल को बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल। फॉर डिसप्रूविंग वी यूज काउंटर स्टेटमेंट और काउंटर एग्जाम्पल। ये याद रखेंगे। जो एग्जाम्पल हमने दिया उस एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे? काउंटर। काउंटर यानी खिलाफ। समझ आया? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? लिखिए, 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 इज ए प्राइम नंबर बट it is not odd. 2 is a prime number but it is not odd. समझ आ रहा है? 2 एक इवन प्राइम नंबर है, या प्राइम के पहले इवन भी लिख लीजिए। 2 is a even prime number, it is not odd. ठीक है ना? ये एक ही एग्जाम्पल काफी है इसको काउंटर करने के लिए। समझ गए ना? तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स है। ठीक है? फॉल्स बिकॉज 2 is an even prime number, not odd. हो गया, एक लाइन में स्टेटमेंट पूरा हो गया। समझ आया? इसी तरह से इसके जस्ट बाद एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 6। इसमें ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट नंबर 6। For all x belong to real number, x belong to real number, ठीक है ना? Okay, if x square is a rational number, then x is also a rational number. ध्यान से देखिए, if x square is rational number, then x is also rational. ये हमारा स्टेटमेंट है। इसके लिए अगर ये सच है, मैथ्स में एक्सेप्टेबल है, तो हर लिहाज में, हर सिचुएशन में ये खरा उतरेगा, कहीं भी नहीं गड़बड़ाएगा। लेकिन हम कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के ले आए जो इसके खिलाफ हो तो ये फेल हो जाएगा, फॉल्स साबित हो जाएगा। समझ आ रहा है? डिसप्रूव हो जाएगा। तो इसको डिसप्रूव करने के लिए कोई भी एक रेशनल नंबर हम ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर क्या चीज है? रेशनल नंबर। तो हमने बोला ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 3 रेशनल नंबर है कि नहीं? है, बोलिए। 3 रेशनल नंबर है कि नहीं? अरे है भाई, 3/1। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है कि नहीं? तो 3/1 रेशनल नंबर है कि नहीं? एक्स स्क्वायर इज रेशनल नंबर, एक्स स्क्वायर इज 3 रेशनल नंबर। तो एक्स भी रेशनल नंबर होगा, प्रूव करिए। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो हमने एक्स बनाने के लिए इस स्क्वायर को उधर भेजा तो ये रूट में फंस गया। क्या ये रेशनल नंबर है? √3 नहीं, इसलिए एक्स कैसा नंबर बन गया? इर्रेशनल। ये कैसा बन गया? इर्रेशनल बन गया। और ये क्या था? रेशनल। तो कोई जरूरी है कि एक नंबर का स्क्वायर अगर रेशनल हो तो वो नंबर खुद इर्रेशनल हो, वो नंबर खुद रेशनल होगा? नहीं है जरूरी। ये रहा सबूत। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ये एक एग्जांपल से ही साबित हो गया कि ये क्या है? फॉल्स। तो हमने इसको निगेट कर दिया ना, फॉल्स साबित कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। इस एग्जांपल को क्या बोलेंगे? काउंटर एग्जांपल। क्या बोलेंगे? काउंटर एग्जांपल। यहां तक समझे आप? ठीक है ना? इसी तरह इसके बाद का एक ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ट्राई दिस का क्वेश्चन देखिए ना, यहीं पर लेते हैं छोटा सा। ट्राई दिस पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये बोलता है, फाइंड 1 और मोर काउंटर एग्जांपल्स फॉर द स्टेटमेंट एंड डिसप्रूव देम। कोई एक या एक से ज्यादा काउंटर एग्जांपल ढूंढ के लाइए और जो स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं उसको क्या करिए? गलत साबित कर दीजिए, डिसप्रूव कर दीजिए। पहला ए नंबर लिखा हुआ है। पहला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर। 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन
इज ग्रेटर देन बोथ द रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर से बड़ा होता है। क्या ये सच है? ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो दोनों रेशनल नंबर हैं, मल्टीप्लाई करने से एक और रेशनल नंबर बनेगा। ये जो रेशनल नंबर बनेगा, ये दोनों रेशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई किए थे दोनों से बड़ा होगा। क्या ये सच है? अगर सच है तो ये मैथ्स का एक स्टेटमेंट बन जाएगा और हर जगह अप्रूव होगा, और नहीं है तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले आइए, वो काउंटर एग्जाम्पल बन के उसको डिसप्रूव कर देगा, फाल्स साबित कर देगा। समझ आया? तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहां पर कोट करता हूं। दिस इज वन रेशनल नंबर 5/3, दिस इज सेकंड रेशनल नंबर 1/3। दो रेशनल नंबर हो गए ये, बोलिए। दोनों रेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 5/9 आया। अब ये जो रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्या ये रेशनल नंबर इन दोनों से बड़ा है? एक रेशनल नंबर बड़ा है कि छोटा, किससे पता चलता है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिवाइड होने के बाद वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। समझ आया? 5/3 और 1/3 में बड़ा कौन? 5/3 बड़ा। चेक करिए कौन बड़ा। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा, तो डिवाइड होने के बाद ये कैसी क्वांटिटी बनेगी? बहुत छोटी, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। ये बड़ा है, ये छोटा, तो डिवाइड करने के बाद 1 से ज्यादा आएगा, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है। तो हम इन दोनों में इसी को पकड़ते हैं, बड़े वाले को। इसको चेक करते हैं, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो दोनों में से बड़ा होना चाहिए। इससे तो यही बड़ा है, तो ये नंबर इससे भी बड़ा होना चाहिए। चेक करके देखते हैं, 5/9 और 5/3, देखिए कौन बड़ा है? ऊपर 5, ऊपर 5। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर कैसा हो जाएगा? छोटा। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर कैसा हो गया? इससे छोटा हो गया। और क्वेश्चन क्या बोलता था कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो दोनों रेशनल नंबर से बड़ा होता है। है क्या बड़ा? नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। समझ आया? सो ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? काउंटर एग्जाम्पल। समझ आया? ये एक एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लीजिए आप। अगला, इसी में बी पार्ट में एक क्वेश्चन दिया है, ऑल सिमिलर फिगर्स आर ऑल्सो कनकरेंट। क्या हर सिमिलर फिगर आपस में कनकरेंट भी होते हैं? ऑल सिमिलर फिगर्स आर ऑल्सो कनकरेंट। क्या हर सिमिलर फिगर कनकरेंट होते हैं? इसका उल्टा होता है क्या? क्या हर कनकरेंट फिगर सिमिलर होते हैं? आंसर है हाँ। ये एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले किसी चैप्टर में, ठीक है ना? किस में आया था? सिमिलैरिटी में आया था। वेरी गुड। तो क्या सभी सिमिलर फिगर कनकरेंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? सिमिलर फिगर में एंगल्स तो बराबर होते हैं लेकिन साइड्स बराबर नहीं होते, साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना? और कनकरेंट में साइड्स भी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसलिए दो फिगर सिमिलर जो होंगे वो कनकरेंट नहीं हो सकते। इसमें आंसर क्या देंगे आप? आंसर लिखिए, आंसर जल्दी से लिखिए। सपोज वी टेक टू स्क्वायर्स। सपोज वी टेक टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर and 6 centimeter respectively, of side 3 centimeter and 6 centimeter respectively। ठीक है, full stop। all interior angles of both figures, all interior angles of both figures are same, that is 90 degree। all interior angles of both figures are same, that is 90 degree, but all corresponding sides are different in measurement। all corresponding sides are different in measurements। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए, रेशियो ऑफ corresponding sides are same। ratio of corresponding sides are same। ratio of corresponding sides are same
देयरफॉर बोथ फिगर्स आर सिमिलर नॉट कनकरेंट। बोथ फिगर्स आर सिमिलर नॉट कनकरेंट। हो गया, बोथ फिगर्स आर सिमिलर नॉट कनकरेंट। ये एक, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं। दैट इज मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन यहीं से आता है, यही आता है। ठीक है ना, ये या इसके डिजिट को चेंज करके कोई दूसरा नंबर देंगे, लेकिन पूछेंगे यही कि एक नंबर है जो कि ऑड इंटीजर है, प्रूफ करिए। देखिए, प्रूफ करने का तरीका वही रहेगा। हम लोग जो ऑड नंबर के डेफिनेशंस जानते हैं, अभी तक जो यूज़ करते आ रहे हैं, अगर हमने इसको उसी फॉर्मेट में सेट कर दिया तो ये क्या साबित हो जाएगा? ऑड नंबर। क्या कौन सा फॉर्मेट है ऑड का? 2k+1। 2k एक इवन नंबर है, k कोई इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 का मल्टीपल बनेगा, और हर 2 का मल्टीपल इवन नंबर होता है। एक इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे ऑड बन जाएगा, तो 2k+1 ऑड का रिप्रेजेंटेटिव है। समझ आया? तो अगर हमने इसको भी 2k+1 में सेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। समझ आया? सपोज लेट a be any odd integer। मान लेते हैं ये नंबर, इसको हम a एज्यूम कर रहे हैं ना, ये कोई ऑड नंबर होगा, ठीक है ना। तो दिस इज a, सपोज। सो a इज इक्वल टू 2k+7। ये ऑड नंबर है, तो इसको हम किस में सेट कर सकते हैं? 2k+1 में। बात समझे? आप देखिए 1 कहाँ से बनेगा? आंसर है यहीं से बनेगा। 2k तो मुझे दिख ही रहा है, 1 कहाँ से बनेगा? यहाँ से। तो इसमें से मैं 1 अलग कर दूं। क्या अलग करना है? 1 अलग करना है। तो अगर मैं यहाँ से 1 अलग कर रहा हूँ तो और कितना जोड़ दूं कि 1 के साथ ये ऐड होके 7 बन जाए, 6। तोड़ना किसको है? समझ आया? किसको तोड़ना है? 7 को। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए? बाहर में 1 चाहिए। ये समझ आया? तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, ये 1 हमको मिल गया, बाकी चीजें हम एज इट इज लिख देते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन 1 तो दिखना चाहिए, 1 के साथ एडिशन में क्या आना चाहिए? इवन नंबर। 2k, 2m, 2p, कुछ भी 2 मल्टीपल होना चाहिए, शर्त ये है। समझ आया? तो इसको, इस पूरे को मुझे 2 का मल्टीपल बनाना है, समझ रहे हैं? और ये कोई एक ही डिजिट बनना चाहिए, एक इंटीजर बनना चाहिए, 2 नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? k, और यहाँ क्या बचा? 3, और ये देखो 1 सेट हो गया। ये देखो ये 2 का मल्टीपल, ये एक इंटीजर है, किसी इंटीजर में 3 ऐड होगा तो ये इंटीजर ही बन जाएगा। एक इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का मल्टीपल बन गया, तो ये क्या है? इवन नंबर। इवन में 1 ऐड होते हुए दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया? और इसके सामने क्या लिखा हुआ है? और a, यही तो था, a यही ना था, तो ये नंबर क्या बन गया? ऑड बन गया। आया समझ में? एक स्टेप और आप आगे ले जाइए, ये इतना लंबा हम नहीं लिखना चाहते, इसको क्या मान लें? m। दिस इज 2m+1, दिस इज a। ये बस हो गया। 2m इज इवन +1, सो दिस नंबर इज ऑड नंबर। a ऑड बन गया, और a हमने किसके सामने लिखा था? 2k+7, इसलिए 2k+7 भी क्या बन गया? ऑड नंबर बन गया। समझ आया? Since a is odd number, therefore a is equal to 2k+7 is an odd number। ये इस तरह से आप ये आंसर कोट करेंगे। समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले लास्ट वाले नंबर से 1 अलग करिए, 1 हमको चाहिए, बाकी जो बचता है उसमें से कॉमन निकालना क्या है? 2, क्योंकि सामने 2 का मल्टीपल हमको दिखाना है, तो हमने 2 निकाला, बाकी जो बचा उसको कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, खत्म। तो एक इवन इंटीजर में 1 ऐड हुआ तो ये ऑड बन गया, ऑड का रिप्रेजेंटेटिव बन गया ये। समझ आया? इस तरह से इसको बनाएंगे, और एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, यहीं से आता है, इस चैप्टर में ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। समझ आ गई बात? ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2।